एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट बायोलॉजी। और इसमें मेन फोकस जो हमारा रहेगा वो होगा कि हाउ टू रीड एनसीईआरटी, क्योंकि वो दो बुक्स 11th और 12th की एक ऐसा आपके पास टूल है जिससे 50% ऑफ योर नीट एग्जाम आएगा ही आएगा। तो अगर किसी स्टूडेंट ने एनसीईआरटीज पे अपना पूरा कमांड कर लिया तो बहुत ईजिली जिस टाइप के पेपर इस टाइम बन रहे हैं उसमें बहुत आराम से वो 340 330 तक स्कोर कर ले जाएगा। बाकी उसके ऊपर वो कितना डेडिकेशन के साथ पढ़ रहा है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मटेरियल, उन सब से जो बाकी के बचे 20-30 नंबर्स होते हैं वो सब आपके बिल्डअप हो जाएंगे। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो नंबर ऑफ रिविजन्स का है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो हमने खुद फील किया था वो ये कि एटलीस्ट 5 टाइम्स एनसीईआरटी तो रिवाइज करनी ही करनी है टू स्कोर गुड मार्क्स। क्योंकि अगर आपको उस चीज़ को बाई हार्ट याद करना है तो 5 रिविजन्स तो मिनिमम मान के ही चलो। अपना बताएं तो जो मेरा टारगेट हमने स्टार्टिंग से रखा था वो ये कि एटलीस्ट मिनिमम हमको 10 टाइम्स तो रिवाइज करना है, डबल डिजिट में हमको ले जाना था। उसके ऊपर 10 से ज़्यादा कितना करें वो तो डिपेंड करता है कि टाइम कितना रहा या कितनी फ्रीक्वेंसी रही मेरी रिविजन की। तो अगर हम मतलब बताएं कि हमने एक्चुअल में कितने किए, देखो जो एक वो होता है कि स्टार्टिंग में कोई नया नया चैप्टर आपने पढ़ा, लर्न किया, तो उसे हम नहीं काउंट कर रहे हैं। बट दिसंबर तक हमने सब कुछ नया जितना एनसीईआरटी में था वो सब कर लिया था, हाईलाइट करके एक आध बार पूरा याद कर लिया था। उसके बाद जनवरी से लेकर के जो मतलब नीट की जो डेट थी दैट इज़ 3rd में, तो उस टाइम तक हमने 6 या 7 बार पूरी एनसीईआरटी रिवाइज की थी। तो अगर नीट 3rd में को होता तो मेरी वही 7 टाइम्स के अराउंड रिवीजन होता पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी के एक लाइन का। बट एक्चुअल में हुआ कितना, क्योंकि नीट पोस्टपोन हो गया था तो हमने काउंट करके 5 बार क्लास 11th की और क्लास 12th की एनसीईआरटीज फिर से की। तो मतलब कि हमने जब लॉकडाउन के टाइम में लास्ट ईयर एक्सटेंड हुआ था नीट, उस टाइम पे डबल डिजिट क्रॉस कर ले गए थे। मतलब कि 11-12 टाइम्स हमने काउंट करके एनसीईआरटीज पढ़ी हैं। स्टार्टिंग अगर ना काउंट करें तो जो मेरा लर्निंग प्रोसेस था उसको भूल जाओ। उसमें से भी कुछ चैप्टर्स जो मेरे बहुत वीक थे, जैसे प्लांट फिजियोलॉजी हमको बिल्कुल नहीं याद होती थी, और इसमें भी 2 चैप्टर्स जैसे रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस, ये तो ऐसे थे जिनको हमने एक टाइम था कि हमने 1 महीना इनको डिसाइड कर लिया था कि भाई 1 घंटा हमको इन 2 चैप्टर्स पे देना ही देना डेली। तो 2 से 3 हफ्ते देने के बाद इन चैप्टर्स पे जब हमने डेली 1-1 घंटा दिया तो आधा घंटा दोनों चैप्टर्स को देते थे रिवाइज करने में। तो स्टार्टिंग में तो ठीक है, लगा 1 घंटा 2 चैप्टर्स में, बट लास्ट तक मतलब 2-3 हफ्ते 15-20 दिन देने के बाद इनको हम विदिन 30 मिनट्स 2 चैप्टर एनसीईआरटी के रिवाइज करते थे। तो ऐसी जो वीक पॉइंट थे मेरे, जैसे इवोल्यूशन में एक चार्ट मेरा बहुत वीक था, एंडोक्राइन सिस्टम में प्रॉब्लम होती थी, तो ये वो चैप्टर्स हैं जिनको मतलब 20 बार या शायद उनसे भी ज़्यादा बार रिवीजन हुआ था, क्योंकि हम डेली बेसिस पे करते थे और 1-1 महीना किया है। अपने पॉइंट नंबर 2 पे, दैट इज़ कि आपको हाईलाइट कब करना है। तो देखो पहली जो आपके फर्स्ट टाइम जो आप रीड कर रहे हैं एनसीईआरटी, उस टाइम पे हाईलाइट मत करना, क्योंकि जब आप 2 बार दो बार जैसे रीड कर ले जाओ खूब स्पीड में, तब तुमको पता चलेगा 3rd टाइम में तुम कैच कर पाओगे कि एक्चुअल में उसमें इंपॉर्टेंट या जैसे इंपॉर्टेंट लाइन या फ्रेजेस कहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं वो समझोगे। होता ही है अगर तुम पहली बार में फर्स्ट रीडिंग में अपनी खूब ज़्यादा हाईलाइट करने लगोगे तो पूरी बुक कलर कर दोगे। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को हमने देखा है वो एनसीईआरटी पूरी कलर कर देते हैं। ठीक है, ईच एंड एवरी लाइन इज इंपॉर्टेंट, बट आप उसको कलर तो नहीं कर सकते हैं ना, सारे की हाईलाइटर ग्रीन पिंक सब यूज़ किए दे रहे हैं एक ही फर्स्ट रीडिंग में। एक चीज़ रियलाइज़ करो कि एग्जामिनर आपसे सिर्फ 2 बुक से 50% ऑफ द एग्ज़ाम बना रहा है। ठीक है, थोड़े बहुत क्वेश्चन बाहर से आते हैं, बट मतलब मेजर बल्क तो उन्हीं 2 बुक से आना है। तो तुम्हें लगता है कि सुपरफिशियल रीडिंग से या 2-3 बार रिवाइज करके तुम उसमें इतना ज़्यादा स्कोर कर ले जाओगे? 2 बुक से तुमसे इतना ज़्यादा पूछ रहा है तो वो क्वेश्चन की भी तो उसकी इतना ही ज़्यादा इन डेप्थ होंगे। तो उसको इतना ज़्यादा लर्न करो कि एक लाइन, डायग्राम, एक वर्ड उसका तुम्हें पता होना चाहिए कि ये डायग्राम कहाँ है, किस पेज, ये डायग्राम किस पेज पे, एक तुरंत लिंक कर सको तुम डायग्राम्स को। अब आते हैं हमारे 3rd पॉइंट पे, दैट इज बायो है तो भाई रटना है। तो रटना क्या, मेन प्रॉब्लम कहाँ होती है, इतने सारे साइंटिस्ट दिए होते हैं, उनके एक्सपेरिमेंट दिए होते हैं। दूसरा, वैल्यूज़ दी हुई है कि इतने परसेंटेज बहुत ज़्यादा दिए होते हैं, स्पेसिफिक छोटे छोटे कंपाउंड्स की वैल्यूज़ दी हैं, और एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं। तो जो ऐसी चीज़ें जो टैबुलर फॉर्म में आ सकती हैं, ठीक है, उनको एक हमेशा ये पॉकेट डायरी में लिख लो, या फिर उनको फ्लैश कार्ड्स की तरह याद कर सकते हो जो डेली बेसिस पे, या तुम कोई एक पर्टिकुलर टाइम दे दो उनको। तो छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स आप बना सकते हैं, जैसे मेरे पास एग्जाम्पल के उस पर रखा हुआ है छोटा सा, ये देखो इतने छोटे छोटे, इन पर तुम सारे अपने पॉइंट वाइज लिख लो, जैसे जितने भी डायग्राम्स वगैरह, जितने भी आपके साइंटिस्ट के नेम है या वैल्यूज़ हैं। फॉर एग्जांपल इकोलॉजी में तो बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, तो वो अक्सर प्रॉब्लम हो जाती है। उसमें जो डायग्राम्स हैं, जैसे मैमल्स के कितने परसेंटेज है वर्ल्ड में, और इकोलॉजी बेस्ड जितने भी डायग्राम्स हैं, तो उनमें काफ़ी सारे एनिमल्स कहाँ से वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट परसेंटेज, और कितने परसेंटेज ऑफ
एम्फीबियंस और उनका क्लासिफिकेशन है, तो वो सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। और फोटोसिंथेसिस में भी कोई 2 साइंटिस्ट एक पेज पे दिए हैं, 4 साइंटिस्ट एक पेज पे। तो जब अगर तुम बुक से रिवाइज करके उसको जा रहे हो, तो होता ये है कि एग्जाम टाइम में जब वो क्वेश्चन तुम्हारे सामने प्रेजेंट किया जाएगा ना, तो तुम्हें पेज तो याद आ जाएगा कि हाँ ये पढ़ा हुआ है, बट क्योंकि तुमने उसको एक सीक्वेंस वाइज नहीं याद किया होता है, 2 चीज़ें एक पेज पे याद की होती हैं कुछ चीज़ें, और तो वो इमेज मिक्स हो जाती हैं और वहाँ पे आती है कन्फ्यूजन। तो मैच द फॉलोइंग जैसी चीज़ें, या फिर जो 1 वर्ड क्वेश्चन होते हैं, 1 वर्ड आंसर्स जो होते हैं, उनमें दिक्कत आ जाती है। तुम्हारे पास जो जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो एक रजिस्टर में, मतलब एक फॉर्म में लिखी होनी चाहिए, जो तुम्हें अलग अलग जगह ना ढूंढनी पड़े। एक जगह जैसी पेज खोलो, सारी एक पर्टिकुलर चैप्टर की सारी वैल्यूज़ तुम्हें एक ही जगह मिल जाएं। अब आते हैं चौथे पॉइंट पे, तो वो ये कि जब भी किसी वैल्यू को याद करो, तो अक्सर हमारा ध्यान ये होता है, मतलब ध्यान में ये रखते हैं कि भाई वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर कहीं पे 25 लिखा है कि यूरिया इज रिलीज, यूरिया 25 ग्राम्स ऑफ यूरिया इज रिलीज पर डे, तो 25 पे सबसे ज़्यादा फोकस रहता है। और ये मतलब कोई एक इंसान का नहीं, सबका ही होता है। तो हमेशा एग्जामिनर जो ऑप्शन बनाता है, तो वो 2 ऑप्शन में तो वैल्यूज़ के साथ आपको कन्फ्यूज़ करेगा, और बाकी के जो ऑप्शन 2 होते हैं उनमें वो यूनिट चेंज कर देगा। तो यूनिट्स को हमेशा ध्यान रखना है। और इसका सबसे मतलब एक एग्जांपल मेरे सामने है, वो ये कि जब क्लास 12 की एनसीईआरटी खोलोगे पेज 276 पे, तो अब ये हमको याद आ गया तो सोचा एग्जांपल भी दे दें। तो इसमें देखो ये जो डायग्राम है इकोलॉजी का, इसमें आई थिंक हाँ क्लियर तो है। तो इसमें देखो एक डायग्राम में पीपीबी लिखा हुआ है, बाकी सब में पीपीएम और पार्ट्स पर मिलियन वगैरह दिया है। तो पीपीबी मतलब पार्ट्स पर मिलियन। अब ये इतना छोटा दिया हुआ है कि लोग ये सब वैल्यूज़ तो याद कर लेंगे कि भाई 0.04 पीपीएम है, 0.05 पार्ट्स पर मिलियन है, और जहाँ पे 0.03 पार्ट्स पर बिलियन दिया हुआ है, तो ये पीपीबी मतलब नहीं याद करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में जब स्टेटमेंट में आते हैं कि हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है, और 5 स्टेटमेंट उन्होंने दे दिए, तो वो अक्सर यूनिट के साथ मतलब गेम खेल जाते हैं कि बड़ी बड़ी उसमें पूरे स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं और 3 आर करेक्ट, 4 आर करेक्ट, ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो वहाँ पे यूनिट्स भी बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी होती हैं। तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट में, दैट इज़ जो एनसीईआरटी में चार्ट्स दिए हैं उनका क्या करें। तो हमें ऐसा लगता है कि चार्ट्स याद करने का जो बेस्ट मेथड है ना, वो ये है कि आप अपने हैंड रिटन नोट्स, मतलब सेल्फ मेड चार्ट्स बनाओ, उसी को जो बुक में लिखे हुए हैं, और उसके बाद उसको दीवार पे चिपका लो। ठीक है, वो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से याद हो जाता है। और उसे रेगुलरली रिवाइज करते रहो कि जब तुम टेबल चेयर अपने बैठने आओ उस टाइम पे देख लो उसको, ठीक है, फिर जब उठो तब 2-3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद देख लो, क्योंकि चार्ट्स वो चीज़ें होती हैं जो तुम्हें लिंक करके बहुत एग्जैक्ट याद होनी चाहिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज़ डायग्राम्स। तो डायग्राम्स के यार 2 मेथड हैं। तो पहला तो ये है कि जो डायग्राम ईजी हैं वो अपने हैंड रिटन बनाया करो, कि जब जैसे पढ़ रहे हो तो एक रफ पेपर ले लो, और जो जैसे पढ़ो तो उसको जल्दी जल्दी से बना लो। रफ डायग्राम बनाओ, बिल्कुल रफ, ठीक है, उसमें कुछ तुम्हें अपनी ड्राइंग नहीं दिखानी होती है, बस तुम्हें एग्जैक्ट लोकेशन पता होनी चाहिए। हमारे खुद के हाथ से बने हुए डायग्राम्स अच्छे रहेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे तुम अगर खुद प्रैक्टिस करोगे तो इसको देख, अगर तुम कोई भी डायग्राम ले लो, इसका एक एग्जाम्पल के फॉर्म में हम ले रहे हैं कि अगर तुमने डायग्राम देखा तो तुम्हारा भी एक मतलब अपने आप जो हैंड का फ्लो होगा ड्राइंग में, वो ये होगा कि भाई अगर इधर PST1 लिखा हुआ है तो तुम भी PST1 इसी लेफ्ट साइड ही लिखोगे। अगर PVU1 यहाँ लिखा है तो यहीं पर लिखोगे तुम। अगर ECOR1 ऊपर लिखा है तो तुम भी बनाते टाइम वही लिखोगे। तो होगा ये कि एग्जाम में वो कभी भी लोकेशन नहीं चेंज करते हैं। जब भी, चाहे नीट में चाहे तुम्हारी कोचिंग में, हमेशा वो लोग इसको इरेज करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे XYZ या फिर A लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क बना देंगे। ठीक है, तो तुम्हें वो मतलब हैंड मेमोरी जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी, तुम्हें तुरंत लिंक कर जाएगा। ऐसे क्या होता है कि ऊपर नीचे हो जाएगा वो चीज़ जो ऊपर, तो डायग्राम में कोई चीज़ ऊपर दी है, कोई सेल लेफ्ट साइड बनी है, तुम राइट साइड वाले पे जब वो एरो बना होगा तो उसमें टिक कर दोगे। डायग्राम का मेथड तो वो हमने मतलब थोड़ा मेरे ख्याल से 6-7 महीने पहले ही एग्जाम के करना स्टार्ट किया था। वो ये कि हम देखो चैप्टर पढ़ते थे तो डायग्राम मतलब हमको डिस्ट्रैक्शन की तरह लगते थे। मेरी ये आदत थी हमेशा कि डायग्राम्स एक बार में हम करते थे, और एक चैप्टर के डायग्राम्स एक बार में किए, और जो थ्योरी वाला पार्ट है वो एक बार में किया। तो जो डायग्राम्स वाला पार्ट होता था तो वो जब हम मतलब बीच बीच में हम नहीं करते थे कभी। अब ये हर सबका अलग अलग होता है। तो एक एडिशनल पॉइंट वो ये किया था कि देखो, जैसे हमने डिसाइड कर लिया था कि डिनर से पहले 15 डायग्राम्स हमको देख नहीं देखने, ठीक है, बायो के, चाहे हम कोई भी सब्जेक्ट उस टाइम प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे कुछ भी याद कर रहे हो, डिनर से जस्ट पहले हमको मुश्किल से 15 डायग्राम देखने में 5 से 7 मिनट लगते हैं, शायद उससे भी कम। अगर छोटे डायग्राम है तो ठीक है, मतलब तुम्हें अगर फेमिलियर थोड़ा सा डायग्राम से हो गए हो, कि मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि अगर ऑलरेडी तुम डायग्राम करके रखे होगे ना, पहले से कर रखे होगे, तो फिर तुम जब अपने थ्योरी पार्ट पे आओगे उस टाइम पे तुम ऐसे मतलब अपनी आइज बहुत स्पीड में चला लोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर नहीं किए होंगे डायग्राम्स तुमने अलग से,
तो फिर हमको ऐसा लगता था जब हम करते थे कि डायग्राम्स पे हमें काफ़ी ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा है, बीच में डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो हम थ्योरी एक बार में, जैसा कि बताया कि आदत थी कि थ्योरी एक बार में, डायग्राम्स एक बार में, तो ये एक एडिशनल पॉइंट है। और मतलब अगर तुम्हें ना भी लगता हो डायग्राम्स डिस्ट्रैक्शन की तरह, तब भी तुम ये कर सकते हो कि भाई मतलब 15 डायग्राम्स देखने में कोई मतलब 5 मिनट का काम है, एक्स्ट्रा में बढ़ा लोगे तुम्हारे बहुत ज़्यादा रिवीजन हो जाएंगे। मतलब 10-15 बार तो तुम पूरी दोनों एनसीईआरटीज़ के डायग्राम अपने आप ही एडिशनल में कर ले जाओगे, सिर्फ 5 मिनट दे करके, अगर तुम 2 महीने पहले से एग्जाम के स्टार्ट कर देते हो। ये तो अब स्विच करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। वो ये कि जब भी क्वेश्चंस पढ़ो तो कुछ चीज़ें देखो ब्लाइंडली रटोगे जब तुम, तो तुम्हें मेजॉरिटी चीज़ें याद हो जाएंगी, बट कुछ स्पेसिफिक पॉइंट ऐसा होगा जो तुम चाहे जितनी बार भी रिवाइज करोगे, तुम्हें रिवाइज करने पे तुम्हें लगेगा कि यार ये शायद ये पॉइंट हम मिस कर जाते हैं अगर इस बार ना रिवाइज करते। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए तुम जो एनसीईआरटी के साइड में वो दिया होता है स्पेस, जैसे हर पेज पे उन्होंने दे रखा है, ये देखो ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये साइड, तो इन पे साइड में क्वेश्चंस लिख लो, ठीक है। और देखो जैसे मेरे ऑलमोस्ट हर पेज पे हमने 1 से 2 क्वेश्चन बना रखे हैं, जैसे ये देख लो इधर, और कोई भी रैंडम पेज खोलोगे अगर, ये देखो ये साइड में लिखा हुआ है, तो कोई ऐसा पॉइंट जो हम नहीं समझ पाते थे ये, ठीक है, तो ये देखो, तो जो कोई पॉइंट हमको बिल्कुल मतलब हर बार हमको ऐसा लगता था कि ये भूल जाते हैं हम, या फिर नहीं याद हो रहा है ऐसे रटने पे, तो हम उसका क्वेश्चन फ्रेम कर लेते थे। और ऑप्शंस मतलब ऐसा बनाओ कि जैसे एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाओ, उसके ऑप्शंस भी तुम आसपास ढूंढ के रखो कि क्या रख सकता है एग्जामिनर। अब यार एक जनरल बात कर लेते हैं, हमने अपने मतलब काफ़ी सारे जो फ्रेंड्स थे उनमें ये एक प्रॉब्लम देखी थी कि उनको वो ये कहा करते थे कि भाई हमको जो नोट्स होते हैं, जब वो किसी कोचिंग के अपने नोट्स पढ़ रहे होते हैं तो ज़्यादा उनका मतलब अटेंशन स्पैन रहता है, वो 3-4 घंटे नोट्स पढ़ सकते हैं। और वहीं पे जब वो एनसीईआरटी पढ़ते थे तो आधे घंटे में ही लगने लगता था कि अब छोड़ दे, बहुत हो गया, ठीक है। तो ऐसे लोग ये कर सकते हैं कि देखो सीधी सी बात है, तुम सिलेक्शन पाना चाहते हो तो एनसीईआरटी तो पढ़नी पड़ेगी, तुम चाहे जितना भी और सोर्सेज याद कर लो या जितना भी तुम्हें नॉलेज हो, ठीक है। नीट में सेलेक्ट होना है तो एनसीईआरटी इज मस्ट। तो प्रॉब्लम मतलब ऐसे सॉल्व हो सकती है कि जो एनसीईआरटी की ऑडियो बुक्स होती हैं वो साइड में रख लो, तो वो एक फ्लो में जो जब रीड करेगा, जो मतलब रीडर है उस तुम्हारे मोबाइल में, तो वो रीड करता जाएगा जब, तो तुम्हारा अटेंशन अपने आप बना रहेगा, ठीक है। ऑडियो बुक अपने आप तुम्हें फोर्स करती रहेंगी कि अभी इतना चैप्टर बाकी है, तुम करो भाई। वो तुम अपने आप, जैसे तुम बगैर ऑडियो बुक के पढ़ रहे हो तो तुम्हारा दिमाग इधर उधर जा सकता है, बट वो तो मशीन है ना, वो तो बोलती रहेगी, तो अपने आप फोर्स करती रहेगी तुम्हें। तो यार ये वो कुछ टिप्स थी जो हमको लगा कि बायो से रिलेटेड देनी चाहिए, एनसीईआरटी से रिलेटेड। बाकी हाँ देखो, कुछ चैप्टर्स आते हैं, कुछ क्वेश्चंस आते हैं ऑब्वियसली नीट में जो आउट ऑफ एनसीईआरटी होते हैं। आप 100% एनसीईआरटी तो नहीं, मतलब 100% बायो तो नहीं मान सकते हैं कि एनसीईआरटी से आएगी, बट मेजर बल्क तो इसी से आएगा। पहले तुम इसको 5 से 7 बार रिवाइज कर लो, बिल्कुल कमांड कर लो, उसके बाद किसी और सोर्स पे जाओ, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि किसी को मतलब नोट्स वगैरह ना पढ़ो या कोई एडिशनल चीज़ें ना पढ़ो। कुछ चैप्टर्स बिल्कुल हैं जिनसे बाहर पढ़ने की ज़रूरत होती है, और वहाँ पे वो चीज़ मस्ट है कि तुम्हें बाहर से नोट्स लेने पड़ेंगे, ठीक है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, फॉर इन डेप्थ क्लियरिटी, क्योंकि हर चीज़ एनसीईआरटी में दी नहीं है। बहुत सारे चैप्टर्स में काफ़ी बड़े बड़े कॉन्सेप्ट इन्होंने बहुत शॉर्ट में दे रखे हैं, तो वहाँ पे ठीक है पढ़ो, बट यू हैव टू डू एनसीईआरटी, इट्स मस्ट। और इसी के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो डू सब्सक्राइब एंड हिट बेल आइकन।